नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता मायावती ने आज पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों की बुलाई बैठक। पदाधिकारियों ने मायावती को सर्वसम्मति से चुना राष्ट्रीय अध्यक्ष। मोदी सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कर्मचारियों ने किया स्वागत। रेल विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सरकार की अच्छी पहल है, इससे सामाजिक सुरक्षा का मिलेगा लाभ। फर्रुखाबाद में दुपट्टे से पेड़ से लटकी मिली 2 सहेलियां, परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। पुलिस मामले की कर रही है जांच। एक फोन और सिम किया बरामद। अयोध्या में 4 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले सलमान को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पैर में लगी गोली, गांव में पुलिस तैनात। सीतापुर के गांजे इलाके में शारदा सहायक नहर पट्टी कट जाने से कई गांव में बाढ़ के हालात। सैकड़ों बीघा फसल हुई बर्बाद। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एकीकृत पेंशन स्कीम लागू होने का मंडल रेल प्रबंधक इज्जतनगर रेखा यादव ने स्वागत किया है। रेखा यादव ने कहा कि इस स्कीम का कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसमें जो निश्चित पेंशन की बात की गई है वे कर्मचारियों के हित में है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को भी कर्मचारी की पेंशन का 60% एक निश्चित राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही समय समय पर श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत महंगाई राहत दर दे होगी। ये इस योजना का सबसे बड़ा लाभ है। ऐसा है कि अभी हाल ही में जेसीएम जब कंक्लूड हुई थी तो जो ये मच अवेटेड स्कीम थी, जो हम न्यू पेंशन स्कीम की के में जो खामियां पाई गई थी, इसके लिए काफी ट्रेड यूनियंस और बाकी लोग भी इसमें उनके अपने अपने डाउट्स थे। तो अब जो आई है आपकी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो उसमें इन कंसर्न्स को एड्रेस किया गया है। जो सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि आपकी एश्योर्ड मिनिमम पेंशन नहीं है, वो इसमें 10,000 रुपए की एश्योर्ड मिनिमम पेंशन का एक प्रावधान किया गया है। और 25 साल अगर पूरे हो जाते हैं, यानी 25 साल तक में अगर 10 साल की सर्विस हो गई है तो आपकी एश्योर्ड मिनिमम पेंशन है। और उसके अलावा अगर आपकी 25 साल की सर्विस हो जाती है तो उसके बाद 50% आपका जो लास्ट पेड ऑन है उस दर पे आपको पेंशन मिलेगी, और उसमें आपका डीए रिलीफ का भी प्रावधान है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा लाई गई यूपीएस के फायदों के बारे में मंडल रेल प्रबंधक दीपक सिन्हा ने बताया कि 1 अप्रैल साल 2025 से लागू होने जा रही नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को निश्चित धनराशि मिल सकेगी। इस स्कीम में निर्धारित किया गया है कि कर्मचारी को अंतिम 12 माह के बेसिक वेतन का 50% व डीए पेंशन के रूप में उसको निर्धारित करके दी जाएगी। इस पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को एक न्यूनतम धनराशि निश्चित रूप से मिलेगी। यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ने, जो एनपीएस चल रहा था ना 1/1/2004 के बाद जो ज्वाइन कर रहे थे तो न्यू पेंशन स्कीम में कवर होते थे, तो उसी को इम्प्रूव किया गया है। वो न्यू पेंशन स्कीम क्या था कि उसमें मार्केट लिंक रिटर्न थे, और इसमें है कि एश्योर्ड रिटर्न है। जो भी एम्प्लॉय लास्ट 12 महीने की सैलरी होगी, सैलरी प्लस डीए का जो एवरेज सैलरी बनेगी, उतनी पेंशन उसको एश्योर्ड मिलेगी। ठीक है। दूसरा इसमें फैमिली पेंशन है, उसकी डेथ वगैरह होने पर 60% मिल जाएगी। 10 साल की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस होने पर उसको मिनिमम 10,000 प्लस डीए का मिलेगा। और ये पूरा पेंशन बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो 25 साल की सेवा कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात आती है कि 10 और 25 के बीच में कि हो तो कितना मिलेगा, तो उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, प्रो रेटा बेसिस पर पेंशन मिल जाएगी।
बहुजन समाज पार्टी की आज राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में मायावती को बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। बैठक में राजू गौतम कोऑर्डिनेटर ने कहा कि सर्वसम्मति से बहन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इसमें बसपा मजबूत होगी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रयागराज मंडल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहन जी आप जियो हजारों साल, साल के हो हजारों साल, यही शुभकामनाएं आदरणीय बहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के IRPS अधिकारी राहुल यादव ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में है। केंद्र सरकार ने ये पेंशन योजना कर्मचारी नेताओं और संगठनों की मांग पर बनाई है। इसमें सभी कर्मचारियों को पेंशन में लाभ मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर इससे कर्मचारी मजबूत होगा। UPS यानी एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। मैं इसी पेंशन योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इन फीचर्स को हम 5 स्तंभों के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है अश्योर्ड पेंशन यानी सुनिश्चित पेंशन। तो जो भी कर्मचारी जिसकी सेवा 25 वर्ष या उससे अधिक है को एक अश्योर्ड पेंशन अमाउंट मिलेगा। ये पेंशन अमाउंट उसके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक पे का एवरेज का 50% होगा। दूसरा सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, जिसका मतलब है कि जो कर्मचारी को पेंशन मिलेगी उसका 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तीसरा है सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यानी कोई कर्मचारी जिसकी सेवा 10 वर्ष या उससे अधिक है को मिनिमम 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलेगी। और यदि अगर किसी कर्मचारी की पेंशन किसी की सेवा अगर 10 वर्ष या उससे अधिक है और 25 वर्ष से कम है तो आनुपातिक रूप में इस पेंशन को दिया जाएगा। बीते दिनों सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो पेंशन के स्कीम की घोषणा की थी, उसके बाद से लगातार देश भर में खासतौर से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की एक लहर दिखाई पड़ रही है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी अनुराग त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके लिए न्यू पेंशन स्कीम के सेवारत कार्मिकों और रिटायर कर्मचारियों को ऑप्शन देना होगा। उनके मुताबिक न्यू पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 से लागू हुई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ 1 जनवरी 2004 के बाद नए भर्ती हुए और रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा। ऑप्शन देने पर ही उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। भारत में कार्यरत जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उन सब के लिए एक नई पेंशन स्कीम लागू की है, जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा जा रहा है। ये लागू होगी 1/4/2025 से। 1/4/2025 से हमारे जो न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी रहे हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम आपको बताना चाहूँगा कि 1/1/2004 से लागू हुई है। 1/1/2004 से लेकर के अभी तक जितने नए लोग भर्ती हो गए हैं या जितने रिटायर हो गए हैं जो सेवा में नहीं है, उनको भी इस ऑप्शन का लाभ मिलेगा। वो ऑप्शन देंगे तो हम उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों की गरिमा एवं आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली इस योजना की मंजूरी से कर्मचारी एवं कर्मचारी संघों में हर्ष व्याप्त है और सभी ने इस योजना का खुलकर स्वागत किया है। इस योजना की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ के महासचिव पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस
नई पेंशन व्यवस्था से सरकार ने जहां अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया है, वहीं सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान के साथ समाज में जीने का हक भी प्रदान किया है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है और इससे जो कर्मचारी अधिकारी 2004 के बाद सेवा में आए उनको सीधा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें गारंटीड एश्योर्ड पेंशन की बात की गई है। इसमें कुल 5 पिलर हैं, उनको अलग अलग देखें अगर तो एक पहला ये है कि 50% मिनिमम जो है उनको पेंशन मिलेगा। अगर वो 25 ईयर्स की सेवा पूरी करते हैं तो लास्ट 12 मंथ की जो सैलरी होगी उसका एवरेजिंग करके 50% उसका पेंशन के रूप में मिलेगा। दूसरा है कि अश्योर्ड फैमिली पेंशन, इसके अंतर्गत अगर किसी एम्प्लॉई की सैड डिमाइज हो जाती है और ऐसे केस में 60% उसका जो लास्ट पेंशन होगा उसके पेंशन का लगभग 60% वो फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते हैं। कोलकाता आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ नबन्ना मार्च करके सियासी हड़कंप मचा दिया है। पूरे कोलकाता में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। कोलकाता सड़क मार्ग से कट गया है। ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज बंद है और लोग पैदल चल रहे हैं। फर्रुखाबाद में 2 सहेलियों के शव एक दुपट्टे से लटके मिले। दोनों सोमवार रात गांव के मंदिर में जन्माष्टमी का कार्यक्रम देखने गई थी। सुबह एक महिला ने बगीचे में दोनों का शव देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लड़कियों के परिजन और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामला कायमगंज कोतवाली के भगवतीपुर गाँव का है। इस मामले में फर्रुखाबाद की एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि आज कायमगंज के भगवतीपुर गांव में सूचना मिली कि 2 लड़कियां 18 और 15 साल की पेड़ पर लटकी हुई पाई गई। पुलिस वहां पहुंची। दोनों ने एक ही दुपट्टे में फांसी लगाई थी। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि लड़कियों ने खुद ही फांसी लगाई है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद चीजें साफ होंगी। हमने मौके से एक फोन और सिम बरामद की है। परिवार की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। जांच की जा रही है कि आखिर ये घटना क्यों हुई। देखिए, आज सुबह थाना कायमगंज के गांव भगवतीपुर से सूचना मिली कि गांव के पास एक बाग है, उसमें एक पेड़ से 2 लड़कियों के शव लटके हुए प्राप्त हुए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाके छानबीन की तो पाया कि वहां पे 2 लड़कियां, एक की उम्र 18 और दूसरी की 15 बताई जा रही है और वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपस में पड़ोसी भी हैं। दोनों के शव वहाँ एक ही दुपट्टे से 2 दुपट्टों को उन्होंने आपस में टाई करके और एक पेड़ की टहनी से एक दुपट्टे के एंड से एक लड़की और दूसरी दुपट्टे के एंड से दूसरी लड़की के शव वहाँ लटके हुए मिले। प्रथम दृष्टया देख करके ऐसा लग रहा था कि लड़कियों ने वहाँ पे पेड़ पे चढ़ करके ऐसा किया है, परंतु जो भी घटना है इसके बारे में पोस्टमार्टम के बाद पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम का पता चल पाएगा। अयोध्या में भदरसा मोहित खान रेप कांड की हलचल अभी खत्म नहीं हुई कि जनपद के थाना महाराजगंज के कुंभिया गांव में 4 वर्षीय दलित बालिका के साथ दुष्कर्म का पड़ोसी मुस्लिम युवक सलमान पर आरोप लगा है। अयोध्या पुलिस ने कुछ ही घंटे में थाना क्षेत्र के आलापुर गांव के पास मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी सलमान ने पुलिस टीम पर फायर भी किया था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी सलमान के पैर में लगी। गाँव के प्रधान आशुतोष सिंह ने बताया कि उनके गाँव की रहने वाली 4 वर्षीय बालिका जब 4 से 5 घंटे तक अपने घर वापस नहीं आई तो उसकी तलाश की गई, जो सलमान के घर के पास मिली, जिसके बाद महिला पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया
तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। करीब हमको सूचना लगभग 7:30-8 बजे मिली है कि हमारे गांव की ही एक लड़की है एससी जो है, सामने ही उसका घर है, जो आरोपी बताया जा रहा है सलमान नाम का, कि उसके साथ जो है दरिंदगी से या छेड़छाड़ से पेश आया है। और फिर उसके बाद फोर्स आई और अपना काम उसको करना शुरू किया। फिर महिला टीम आई और उसके बाद लड़की को ले गई है मेडिकल कराने के लिए। एक बच्ची के साथ दुराचार की घटना प्रकाश में आई थी, जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभी थोड़ी देर पहले मुखबिर द्वारा सूचना थाना महाराजगंज के सचिव अमरजीत की टीम को प्राप्त हुआ था कि अभियुक्त एमी आलापुर के तारापुर मोड़ के पास से इसके भागने की सूचना है। जनपद फतेहपुर की कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाकरगंज में सपा नेता व गैंगस्टर रजा मोहम्मद की निर्माणाधीन और अवैध बिल्डिंग को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। राजस्व विभाग की टीम और भारी पुलिस फोर्स तैनात कर बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। रजा मोहम्मद उर्फ हाजी रजा पर साल 1992 से लेकर अब तक भूमाफिया गैंगस्टर सहित 23 मुकदमे दर्ज हैं। ध्वस्त की जा रही बिल्डिंग का लेआउट मानक के अनुरूप नहीं था। 21 अप्रैल साल 2022 को उप जिला मजिस्ट्रेट ने बिल्डिंग को अवैध ठहराया था, जिसकी अपील भी जिलाधिकारी कोर्ट से 8 अगस्त साल 2024 को खारिज हो गई थी। हाजी रजा ने कुछ दिन पहले पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी भी की थी, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक कुख्यात गैंगस्टर हाजी रजा उर्फ हाजी मोहम्मद, जिसके ऊपर जनपद में कुल 23 मुकदमे पंजीकृत हैं और ये गैंगस्टर गैंग से भी D69 गैंग का सदस्य है। ये थाने का कुख्यात हिस्ट्री शीटर भी है। आज इसकी एक निर्माणाधीन जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। इसका ध्वस्तीकरण उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 के अंतर्गत इसको गिराया जा रहा है। इसकी जो जमीन सहित अनुमानित कीमत है 20 करोड़ रुपए से अधिक है। इसकी समस्त संपत्तियों के संदर्भ में जांच पड़ताल की जा रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई प्रचलित की जाए। चुनाव के समय पे इनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी पे अवैध टिप्पणी की गई थी, जिस संदर्भ में सुल्तानपुर घोष पे इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इनकी विस्तृत आपराधिक इतिहास जनपद में अलग अलग थानों पर है जो 23 से अधिक हैं और ये D69 गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, HSB हैं और इन पे कुख्यात गैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई है। इस सभी परिदृश्य में देखते हुए इन पर आपराधिक गतिविधियों में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। समाचारों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी, लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीलीभीत में हो रहे 3 दिवसीय मौलाना हशमत अली खान के उर्स के मौके पर चादर भेजी है और अपना संदेश भेजा है। रक्षा मंत्री द्वारा भेजी गई चादर को मजार पर चढ़ाया गया और रक्षा मंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया, जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे प्रसन्नता हो रही है कि पीलीभीत में मौलाना हशमत अली खान के उर्स हशमती का आयोजन किया जा रहा है। मैं किसी कारणवश उसमें नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन चादर भेज रहा हूं। भारत की तरक्की व शांति के लिए दुआ करें। गौरतलब है कि मौलाना हशमत अली खान ने देश के बंटवारे व जिन्ना का विरोध किया था। जिन्ना ने उन्हें गवर्नर बनाने का भी लालच दिया, लेकिन उन्होंने जिन्ना के ऑफर को ठुकरा दिया था और भारत में ही रहे। ये मेरे ग्रैंडफादर मौलाना हशमत अली खान साहब का 66वां उर्स है और मेरे वालिद का ये 27वां उर्स है, जो आज 26 तारीख से परचम कुशाई से इसका आगाज हो रहा है। और आज पहली मरतबा देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री जनाब राजनाथ सिंह साहब ने मौलाना हशमत अली साहब की शख्सियत को ऊपर अपना एक संदेश भी भेजा है और वहां से अपनी अकीदत मोहब्बत की चादर भी भेजी है, जो अभी परचम कुशाई हो चुकी है और चादर उनकी तरफ से पेश करी जाएगी और देश की और देश के अपने शहर के अमन अमान के लिए और खुशहाली के लिए दुआ करी जाएगी।
श्रावस्ती में चहलुम के मौके पर और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और पुरुष श्रावस्ती के नासिरगंज से पैदल चलकर बहराइच के शाही करबला पहुंचे। इस सफ़र को सफ़रे इश्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहा जाता है, जिसको लेकर श्रावस्ती पुलिस और बहराइच जनपद की पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। ये जुलूस सुबह हुसैनिया इमामबाड़ा नसीरगंज से बरामद हुआ, जिसे बहराइच के शाही करबला पर पुरसा दिया गया। 30 किलोमीटर का सफ़र है। ये अरबाइन के नाम से ये सफ़र जो है कहा जाता है। ये इमाम हुसैन के याद में और उनके जो है पूरे अहल वयाल के उसमें जो है हम लोग ये जो है काफिला ये तय करते हैं चलकर करबला तक। हम लोग पैदल यात्रा जो करते हैं ये अरबाइन की शक्ल में है। हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में अपने घरों से निकल करके और शाही करबला बहराइच तक जाते हैं, लोगों की ज़ियारत करते हैं और करबला वालों की याद में हम लोग ये सफ़र। हम जा रहे हैं बहराइच इमामबाड़ा और हमारा 40 किलोमीटर्स का अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स का वॉक होगा। ये अरबाइन वॉक है जो इमाम हुसैन की याद में चेलू में मनाया जा रहा है। वी आर फ्रॉम नासिरगंज। वक्फ संशोधन बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपे जाने के बाद सभी पक्षों को सुनकर एक राय बनाकर बिल पास किए जाने के लिए कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने प्रयास तेज कर दिए हैं। उन्होंने लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात कर उनके बिल पर राय ली। उन्होंने शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास से मुलाकात की। वहीं लखनऊ ईदगाह में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महले समेत कई मौलानाओं से भी बातचीत की। इस दौरान उन्हें धर्मगुरुओं की ओर से मेमोरेंडम देकर एक्ट में बदलाव किए जाने पर अपनी राय दी गई। मुलाकात के बाद जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति सबकी राय लेकर लोकसभा में संशोधन के साथ वक्फ बिल पेश करेगी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो जिम्मेदारी दी गई है, जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो एक सरकार के द्वारा भारत की पार्लियामेंट में पेश किया गया, लेकिन उसको गवर्नमेंट की पहल पे जेपीसी को रेफर करना। अब जेपीसी में हमारे 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सभी मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, और उसमें हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं और काफी तफसील से हो रही हैं। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें जो लोगों के राय है, जो बात है, और हम लोगों की कोशिश एक फेयर एंड फेयर डिस्कशन करके एक अच्छी बेहतरी के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल के चेयरमैन जनाब जगदम्बिका पाल साहब इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ तशरीफ लाए और इनके सामने उलमाए कराम ने भी और वकीलों ने भी अपनी बातें इस अमेंडमेंट के सिलसिले में रखी हैं और उनको एक डिटेल मेमोरेंडम भी दिया गया है। और हम लोगों को उम्मीद है कि जो एतराज़ात इसमें किए गए हैं उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा और कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा जिससे कि वक्फ को किसी किस्म का कोई खतरा पहुंचने का खतरा। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत फरीहा और मिर्जापुर गांव में अज्ञात बीमारी से एक सप्ताह के अंदर 4 बच्चों की मौत हो गई है। 2 बच्चों की हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है। एक बच्चे का इलाज वाराणसी में, 2 बच्चों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। वहीं एक बच्चे के बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। सीएमओ आजमगढ़ अशोक कुमार ने स्वास्थ्य टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 14 चिकित्सकों की टीम पूरे गाँव में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज और टीकाकरण कर रही है। ग्राम प्रधान अबू बकर खान ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में हर मोहल्ले में घर घर जाकर टीकाकरण कर रही है। अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों को जिनके खांसी बुखार के लक्षण दिख रहे हैं उनका टीकाकरण कर उपचार किया जा रहा है। ऐसा है, मेरे संज्ञान में एक मेडिकल कॉलेज में बच्ची भर्ती हुई थी, 7-8 साल की बच्ची थी। उसको गले में दर्द, बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत थी। तो उसको वहाँ पर इलाज किया गया, डैट भी लगाया गया। बच्ची गंभीर स्थिति को देखते ही उसको बनारस के लिए रेफ़र किया गया था। वहाँ जाके बच्ची की मौत हो गई। उसके बाद हमने जो है फरिया गांव में 14 टीम लगाई हैं। घर घर जाके सर्वे कराया जा रहा है। 400 बच्चों को टीकाकरण किया गया है। वहाँ पर समस्या ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो टीकाकरण नहीं करवाते हैं, कुछ डर की वजह से, कुछ अपना उनको डर लगता है या अपना जो उनका धर्म है उसकी विशेष की वजह से उन्हें टीका लगाने से मना कर देते हैं। तो
तो हम लोग 14 टीमें लगी हुई हैं पर कल हम भी गए, हमारे डिप्टी CMO और DIO भी वहाँ पे गए थे। सब जगह हमने देखा, एक तो गंदगी का बहुत ही वहाँ पर बुरा हाल है। मुझे कल एक सूचना मिली थी कि एक बच्ची बीमार है। कल तो स्पेशल कैंप लगा के, जैसे हर बुधवार शनिवार को टीकाकरण होता है यहाँ पे, लेकिन कल स्पेशल रोड वाले इलाके पे, सड़क पे स्पेशल कैंप लगा के टीकाकरण किया गया। तो उस बच्ची को पता चला कि जो बीमार जो एक्सपायर हुई है आज, उसको तुरंत PSC भेजा गया और वहाँ से रिफ़र कर दिया गया मेडिकल कॉलेज के लिए। मेडिकल कॉलेज से फिर उनको रात में रिफ़र BHU किया गया, जिससे उसकी डेथ हो गई। तो पूरी टीम यहाँ आज PSC रानी की सहाय की मौजूद है। आज पूरे गांव में टीकाकरण होगा, हर मोहल्ले में। यहाँ अभी तक कम से कम 10 बच्चों को चेक कर दिया गया है। टीकाकरण उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर संभल जिले की रजपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। संभल पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 लोगों के द्वारा 5 लाख रुपए के बदले पेपर लीक करने का झांसा दिया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि रजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जिसमें यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के बहाने 5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। हालांकि जांच में पेपर लीक जैसे कोई साक्ष्य या किसी अन्य से संबंध सामने नहीं आए हैं। ठगी के प्रयास और अफवाह के मामले में तीनों लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना रजपुरा पर 25/8/24 को ज्ञान प्रकाश निवासी रजपुरा द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा रामभजन पुत्र नंदकिशोर निवासी रजपुरा तथा उसके साथी योगेश कुमार और प्रवीण कुमार निवासी अमरोहा पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा उसको झांसा दिया गया कि 5 लाख में उसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर का इंतजाम कर देंगे और इस प्रकार की झूठी अफवाह फैला रहे थे। इस संबंध में उसकी दी गई तहरीर के आधार पर ठगी के प्रयास तथा सार्वजनिक परीक्षा के संबंध में अफवाह उड़ाने पर धारा 318(4) BNS तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत थाना रजपुरा पे किया गया। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती ने आज पार्टी के राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारियों की बुलाई बैठक। पदाधिकारियों ने मायावती को सर्वसम्मति से चुना राष्ट्रीय अध्यक्ष। मोदी सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कर्मचारियों ने किया स्वागत। रेल विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सरकार की अच्छी पहल, इससे सामाजिक सुरक्षा का मिलेगा लाभ। फर्रुखाबाद में दुपट्टे से पेड़ से लटकी मिली 2 सहेलियां, परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। पुलिस मामले की कर रही है जांच। एक फोन और सिम किया बरामद। अयोध्या में 4 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले सलमान को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। पैर में लगी गोली, गांव में पुलिस तैनात। सीतापुर के गांजरी इलाके में शारदा सहायक नहर पटरी कट जाने से कई गांव में बाढ़ के हालात। सैकड़ों बीघा फसल हुई बर्बाद। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।